48 घंटे से चल रही जेनिन की ऐतिहासिक लड़ाई में अबू शुजा शहीद हो गए हैं। महान अबू शुजा, आंखें नम हैं, लेकिन ये वीडियो बनाना पड़ रहा है आपको बताने के लिए। अबू शुजा जिनको मारने की 5 से 6 बार कोशिश की, अबू शुजा जिनके ऊपर बड़े बड़े इनाम न केवल इजरायलियों ने रखे बल्कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने भी रखे, गद्दार महमूद अब्बास ने भी रखे। अबू शुजा जिनके ऊपर अमेरिका तक ने इनाम रखा था और जो कई बार असैसिनेशन अटेम्प्ट से बचे। अभी पिछले 1.5 महीना पहले उनकी मौत अनाउंस हो गई थी, फिर भी वो जिंदा बच गए। लेकिन अभी जो जेनिन में 48 घंटे से जो इन्वेजन चल रहा है, जेनिन ही नहीं पूरे नॉर्दर्न वेस्ट बैंक में, जिसकी एक एक खबर हमने आपको कल दी कि पूरा नॉर्दर्न वेस्ट बैंक इस समय हजारों इजरायली सैनिकों के चपेट में है। और जितनी भयंकर वहां लड़ाई चल रही है, गली गली लड़ाई चल रही है, आप विश्वास नहीं करेंगे। इवन गाजा की लड़ाई जो कि इतने लंबे समय तक चली और उसका अपना अलग एक एपिक स्केल है, उसका वो एक अलग महाकाव्य है। लेकिन वेस्ट बैंक में जो हो रहा है, आप सोचिए, कल मैंने आपको बताया था कि अल दम्ज जो नेबरहुड है और किस तरीके से वहां पर किस टैक्टिक से किस तरीके से रात में जो काले फिलिस्तीनी उनको इस्तेमाल किया गया, दिन में दूसरे तरह के फिलिस्तीनियों को, और पूरा जो एक खेल जो आईडीएफ के साथ खेला गया और सैकड़ों लोग मारे गए, जो आईडीएफ के सैकड़ों लोग मारे गए या घायल हो गए, ये सारी खबरें हमने आपको बताई थी। और अल दम्ज जो कि जेनिन में ही है, उसके बाद अल दम जो कि तुलकरेम में है, जेनिन में अल मनशिया और तमाम जो एक्सेस पे जो जेनिन के हैं वो लड़ाई हो रही है। ट्यूबस में जो अल फरा कैंप है उस पे, नाबलस में जो बलाता कैंप है वहां पर, अल खलील में बेत उमर वगैरह सारी जो जगह हैं वहां पर, रमाल्ला में, जेरूसलम में, बेथलेहम में। और आपको बताएं कि जो आज जो कामयाबी हासिल हुई इजरायली फोर्स को अबू शुजा को मारने में, वो कामयाबी नहीं थी। अबू शुजा ने यह देखा कि देखिए अभी पूरा एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर समझिए। अभी जेनिन पे कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि ये बात बताना बहुत जरूरी है। जेनिन जो है वो ऐसे एक तरह से एक सिटी है जो कि थोड़ा इरेगुलर सा बना है, बीच में से एक ऐसे रास्ता जाता है जो दोनों तरफ खुलता है। वहां पर जिस तरीके से अल दम्ज जो अल मनशिया एक्सेस है, वहां पर जिस तरीके से कल रेजिस्टेंस फोर्सेस ने आईडीएफ की सेनाओं को रोका था, तो आईडीएफ के लोगों को यह लग गया कि अबू शुजा यहीं कहीं है। और वहीं पर देखिए एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहीं पर 2 मस्जिदें हैं, अल असीर और अल उबैदा, और दोनों मस्जिद है और उसके पास एक घर है। उसी घर से अबू शुजा पूरा सब कुछ संचालित कर रहे थे और पूरी लड़ाई संचालित कर रहे थे। और वहां पर क्या हुआ कि अचानक कम से कम 11 फिलिस्तीनी महिलाएं और बच्चे, वो उसमें इंडस्ट्रियल जो जोन है और जिस घर में अबू शुजा छुपे थे और जहां से वो संचालित कर रहे थे, जहां से लगातार गोलियां चला रहे थे, और जहां पर उनके अलावा 4 और फिलिस्तीनी जो लड़ाके हैं वहां पर थे। तो वहां पर जब अबू शुजा ने देखा कि 11 फिलिस्तीनी महिलाएं और बच्चे वहां पर एक एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में फंसे हुए हैं, आईडीएफ के सोल्जर्स उन पे कभी भी गोली चलाते हैं तो वो खुल के सामने आ गए, गोली चलाते हुए खुल के सामने आ गए। उन्होंने आईडीएफ मतलब ही गेव अवे हिज हाइड अवे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अपने छुपे रहने के स्थान को उन्होंने जाने दिया। उन्होंने कहा कि हम शहीद हो जाते हैं। बाकी सारे उन्होंने जो सोल्जर्स है उनसे कहा तुम लोग यहां पर हिफाजत से रहना और लड़ते रहना। वो बाहर निकले, उन्होंने आईडीएफ पे गोली चलाई, आईडीएफ ने वापस गोली चलाई। अबू शुजा को यह लग रहा था कि यहीं पर वो मार दिए जाएंगे, लेकिन नहीं, अबू शुजा वहां बच गए। और उसके बाद वो पीछे हटते हुए, मतलब ये आप देखिए करामात, सीधे गोलियां उनकी तरफ चली, जो औरतें और बच्चों को बचाने के लिए, औरतें और बच्चे वहां से निकल के बच गए वो। उसके बाद आईडीएफ की फोर्सेस ने अबू शुजा पे गोली चलाई और अबू शुजा वहां से लड़ते हुए फिर से उस घर के अंदर घुस गए। और उस घर के अंदर फिर वो और जो 4 और लड़ाके थे, लेकिन वो उनकी पोजीशन तो एक्सपोज हो गई थी। तो सारी जगह से इजरायली फोर्सेस वहां पर आ गई, सारी जगह से। मतलब वहां पर आप सोचिए 5 फाइटर्स को कम से कम 500 से 700 इजरायली फोर्सेस उनको घेरे हुई थी एक घर के अंदर। और अबू शुजा जो हैं वो लड़ रहे थे, और आपको बताएं कि कैसे वो लड़ रहे थे कि उनको कई इजरायली सोल्जर्स का नाम पता था। और ये जो पूरा जो हमास ने जो हैकिंग की है आईडीएफ साइट्स की,
और आईडीएफ सोल्जर्स की आइडेंटिटी निकालिए, देखिए किस तरीके से उनको आईडीएफ सोल्जर्स का नाम पता था, वो देख रहे थे उनको और वो नाम ले रहे थे कि युवान गालान वहां तुम हो, यू आर देयर, रेज योर हेड। अब वो जो सोल्जर है, जब उसने अपना नाम सुना वो सकका के उठा, उसको वहीं मार दिया दाड़ से। उसके बाद एक दूसरे एक सोल्जर का नाम लिया, वो भी हड़बड़ाहट में उठा, उसको मार दिया। ये जो तरीका है, इस तरीके से आप सोचिए करीब 6 घंटा वहीं पर, मतलब ये 6 घंटा जब वो औरतों और बच्चों को बचाने के बाद 6 घंटे तक अबू शुजा लड़ते रहे। उन्होंने इसी टेक्निक से आईडीएफ के सोल्जर्स को मारते रहे। सैकड़ों आईडीएफ सोल्जर्स आज भी, कल मारे गए, आज भी गिनती करना मुश्किल है। पूरा एक जो वेस्ट बैंक है आईडीएफ की कब्रगाह बन गई। और एक बात और सुनिए, अबू शुजा ने अपना जो मैसेज दिया बाकी रेजिस्टेंस फाइटर्स को, क्योंकि और कुछ जो ह्यूमन कुरियर्स थे वहां पर, वो भी 2 थे जो इन 5 फाइटर्स के अलावा, इंक्लूडिंग अबू शुजा, जो 4 और फाइटर्स थे अबू शुजा उस घर में। तो उन्होंने मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि हम आईडीएफ सोल्जर्स को यहां पर हमने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ, मतलब वो अबू शुजा को मारने और पकड़ने में इस समय बिजी हैं आईडीएफ सोल्जर्स। तो ये सही मौका है इस समय, जो आईडीएफ व्हीकल्स हैं, जो टैंक्स हैं, जो इस तरह की, और खासतौर पे जो आईडीएफ बुलडोजर थे, क्योंकि जेनिन को पूरा तबाह कर रहे थे बुलडोजर। कल भी उन्होंने कोशिश की थी, कल उनको उड़ा के, मतलब कई D9 बुलडोजर्स उड़ा दिए गए। आज भी उन्होंने कोशिश की, तो आज भी इस तरह की कार्रवाइयां जारी थी। लेकिन अबू शुजा ने कहा कि यही मौका है, जो D9 बुलडोजर है, मेरी मदद के लिए मत आओ, मेरी मदद के लिए मत आओ, तुम लोग जाओ। D9 बुलडोजर्स जो हैं और जो पर्सनल कैरियर्स हैं, जो आईडीएफ सोल्जर्स को जो इस तरह से जो बड़े बड़े कैरियर्स लेके आ रहे हैं, एक एक कैरियर में 15 से 20 आईडीएफ सोल्जर्स, और जो नेमार जो जीप्स हैं, जो बख्तरबंद जीप्स हैं, जो बाकायदा आर्मर्ड जीप्स हैं, उनको टारगेट करो। और इसके बाद जो हुआ, अल असीर मस्जिद है, वहां पर भयंकर ब्लास्ट हुआ, जहां पर दो आईडीएफ D9 बुलडोजर्स के परखच्चे उड़ गए। मतलब आप सोचिए, पता नहीं कौन सा डिवाइस था। मैं भी, क्योंकि अभी तक जो सादिया एक्सप्लोजिव या जो बाकी एक्सप्लोजिव जो गाजा में यूज हो रहे हैं, यहां पर खालिद 1 एक्सप्लोजिव यूज होता है वेस्ट बैंक में खासतौर पे, और उस पे जो है उन लोगों ने एक मतलब अल असीर मस्जिद में अबू शुजा के कहने पे, और अबू शुजा ने कहा कि उस पे तुम लोग वार करो, तो उसके बाद अल असीर मस्जिद पे वार हुआ। उसके बाद अबू उबैदा मस्जिद है, उसके पास भी, ये मस्जिद को गिराने वाले थे, दोनों मस्जिदों को। और आपको बताएं, ये ऑलरेडी आज एक मस्जिद गिराई गई है वहां पर ट्यूबस में, अल फरा में। तो यहां भी इनका पूरा मकसद था। तो जो अल असीर मस्जिद है, जो अल उबैदा मस्जिद है, अबू उबैदा नहीं, अल उबैदा जो मस्जिद है, वहां पर कई आईडीएफ के बुलडोजर्स उड़ाए गए। और ये सब उस समय, अच्छा, और इसमें देखिए जो फाइटर्स थे, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के फाइटर्स, उनका एक हिस्सा पीछे से हमला कर रहा था। वो जो करीब 500 से 700 आईडीएफ सोल्जर्स घेरे हुए थे उस घर को, उनके पीछे से हमला कर रहा था। लेकिन भाई वो 10 से 15 सोल्जर्स, मतलब 10 से 15 रेजिस्टेंस फाइटर्स थे, वो इससे ज्यादा क्या कर पाते। तो उन्होंने वहां से गोली चलाई उन्होंने पूरी तरह से। लेकिन मेजर जो फोर्स थी, अबू शुजा कमांडर थे जेनिन के, और उन्होंने कहा साफ साफ, उन्होंने कहा कि यहां पर आने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जहां जहां तुमको आइसोलेटेड जीप्स मिले, जहां जहां आइसोलेटेड D9 बुलडोजर्स मिले, यही वक्त है, उसी समय एक्सप्लोजिव लगाओ और उसको माइन करो, उसके आगे के एरिया को, और उनको ल्योर करो, उनको अपनी तरफ ले जाओ। और उसमें अपनी तरफ ले जाने में बताइए 2 बच्चे, जो 11 उन लोगों में से थे जिनको अबू शुजा ने बचाया, वो 2, उसमें से 2 12 साल के बच्चे दौड़ के वो आईडीएफ सोल्जर्स के पास गए। जब उनको क्योंकि ये पूरे इलाके में खबर फैल गई कि अबू शुजा को घेर लिया गया है, लेकिन अबू शुजा ने ये मैसेज दिया है कि कॉन्सेंट्रेट करो आईडीएफ की व्हीकल्स को उड़ाने में। तो जो 2 बच्चे थे, वो लोग पहुंचे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स के पास, जैसे अल असीर मस्जिद के पास। उन्होंने कहा कि हम भी कुछ करेंगे। तो वहां के फाइटर्स ने उनसे कहा, उनको गोलेल दी और उनसे कहा, गोलेल तुम मारो, गोलेल टैंक पे मारो। ये टैंक जो है, ये किसी न किसी पॉइंट पे हताश होके ये आगे बढ़ेंगे। मतलब
जो इजरायली सोल्जर्स की जो एक फितरत है कि वो इस तरह के फूल हार्डी चीज़ें करते हैं कि वो जब देखेंगे बच्चा गुलेल मार रहा है तो उसी डायरेक्शन में फायर कर दें या आगे बढ़ें और डराने के लिए। इनको कमजोर लोगों को डराने में बहुत मजा आता है। तो लगातार तो वो पूरा जो उन बच्चों ने जो गुलेल मारी, जो 2 बच्चे उनमें से 11 लोगों में से थे जिनको अबू शुजा ने बचाया, बच्चों ने जब गुलेल मारी तो उसके बाद से वो जो आईडीएफ के जो जो D9 बुलडोजर्स थे वो आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही उन्होंने वहां एरिया को माइन कर रखा था, वो उड़ गया। तो अल असीर मस्जिद के पास इस तरह की घटनाएं हुई। उसके बाद अल उबैदा जो मस्जिद है उसके पास भी इसी तरीके से उनको उड़ा दिया गया। फिर कम से कम 3 जो आईडीएफ की आर्मर्ड जो व्हीकल्स हैं उनको उड़ाया गया। नेमार जो जीप है उसको पूरी तरह से ल्यूर करके और हथगोले फेंक के और ये दिखा के एक ऐसा माहौल क्रिएट करके कि बहुत सारे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के फाइटर्स उस पर्टिकुलर जीप को अटैक करने आ रहे हैं, उसको ल्यूर किया गया और वहां पर उसको मारा गया। उसके बाद इधर अबू शुजा के साथ लगातार लड़ाई चल रही थी और जैसे कि मैंने कहा वो नाम ले लेके बोल रहे थे और कम से कम 2 घंटा उन्होंने इस स्ट्रेटजी से फंसाए रखा। उनका यह था कि पर्पस कि जितने ज्यादा हम इजरायली सोल्जर्स को हम मार सकें उतने को हम मार के मरें। उनको पता था कि वो मरने वाले हैं और उसके लिए जो कुछ इस तरह के शहीदी गीत जो फिलिस्तीनी जो गाते हैं वो उनके फाइटर्स ने गाना भी शुरू कर दिया था, जिससे बाकी लोगों को भी ये पता लग जाए कि उनकी शहादत नजदीक है। और बाकी फाइटर्स ने जो पीछे थे, जो उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें से भी कम से कम जब 4 या 5 घायल हो गए तो वो भी जो 11 फिलिस्तीनियों की फोर्स थी वो हटी। उसके बाद दूसरी फोर्स आई करीब 50 से 60 फिलिस्तीनी फाइटर्स की, उसने भी उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो घिरे हुए थे 5 से 700 इजरायली सोल्जर्स से और उसमें कई इजरायली सोल्जर्स घायल होकर गिर रहे थे और पीछे भी हट रहे थे। लेकिन वो ये जानते थे कि ये जो लड़ाई है, इस समय जो पूरी एक स्थिति है उसमें अबू शुजा कर निकल भागना मुश्किल है, क्योंकि पीछे से भी इजरायली फोर्सेस घेरे हुए थी और पीछे से पहले ही वो जो बुलडोजर्स उड़ाए गए थे उन बुलडोजर्स ने पहले ही वो पीछे का इलाका, जिस घर में अबू शुजा थे उस पीछे के इलाके को ऑलरेडी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, पूरा एक तरह से समतल उसको कर दिया था। तो पीछे कोई जगह नहीं थी बचने की। तो पीछे से भी अबू शुजा निकलते तो वहां भी आईडीएफ के सोल्जर्स थे, वो वहां पर खड़े थे, वो पीछे से फायर नहीं कर रहे थे, वो छुप के वहां पर वेट कर रहे थे। और ये खबर अबू शुजा को थी कि वो छुप के वेट कर रहे हैं। उन्होंने 1-2 बार कोशिश भी की, अपने 2 लड़ाकों से कहा भी कि आप लोग जाके वहां से निकलने की कोशिश करिए, हथगोले मारिए और ये जो लोग छुपे हैं इनकी जगह पे मारिए। तो उन लोगों ने किया ये, और उसमें से कम 1 घंटे के लिए आईडीएफ सोल्जर्स जो छुपे हुए थे पीछे की तरफ वो वहां से भागे भी। लेकिन उसके साथ साथ फिर आईडीएफ के जो और भी सोल्जर्स आ गए, उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली और उसके बाद जो 2 फाइटर्स वहां से निकलने की जो कोशिश कर रहे थे वो नहीं निकल पाए, वो वापस लौट के आए। उन्होंने कहा कि अब यहीं पर जीना और मरना है। इस तरह से लड़ाई पूरी चली है और उसके बाद अंत में करीब 6 घंटे की लड़ाई के बाद गोली चलाते हुए, जब इनकी गोलियां खत्म हो गई, गोली चलाते हुए ये लोग बाहर आए और वहां पर ये लोग शहीद हो गए। ये देखिए एक बहुत ही मार्मिक घटना, पूरी एक तरह से अबू शुजा ने सैक्रिफाइस कर दी अपनी लाइफ औरतों और फिलिस्तीनी औरतों और बच्चों को बचाने में। लेकिन इसकी जो उसके बाद जो हुआ वो आप विश्वास नहीं करेंगे। उसके बाद चुन चुन के इजरायली वहां पर मारे गए, इतना मारे गए हैं। अभी तक खबर आ रही है कम से कम 12 ऐसी घटनाएं केवल जेनिन में हो चुकी हैं जहां पर आईडीएफ के सोल्जर्स को जिस ब्रुटैलिटी से फिलिस्तीनी मार रहे हैं ये पहली बार हो रहा है, बुरी तरह से। मतलब इस तरीके से कि उनका सर धड़ से अलग कर रहे हैं, उनको पूरा एक मारने के बाद लटकाया जा रहा है। बहुत सारी इस तरीके आज जो हारेट्स अखबार है इजराइल का, उसमें इस तरह की खबरें आई, द ब्रूटैलिटी ऑफ द पैलेस्टीनियन, इस तरह से खबरें आई। लेकिन ये जो पूरा हो रहा है ये एक मैसेज देने के लिए हो रहा है, क्योंकि आईडीएफ की फोर्सेस, देखिए कल 1 बजे सुबह से इन्वेजन शुरू हुआ था, 48 घंटे लगभग होने जा रहे हैं और आईडीएफ की फोर्सेस 1 इंच उनको कोई अचीवमेंट उनका नहीं है। एक ये अचीवमेंट है कि अबू शुजा को उन्होंने मार गिराया। लेकिन वो जो चाहते थे कि हम एक सिविलियंस को एक भारी मात्रा में खाली कराएं, उनका यही पर्पस था। सारे नहीं भाई, वेस्ट बैंक में करीब
25 से 30 लाख फिलिस्तीनी हैं, लेकिन कम से कम ये तो दिखे ना कि 5 से 6 हजार फिलिस्तीनी आईडीएफ के बंदूकों के साए में चल रहे हैं। उनको ये दिखाना था कि 15 से 20 हजार फिलिस्तीनी हमारी बंदूकों के साए में चल रहे हैं। और ये जो सारी बात है, इसको वो लोग रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया को रिले करना चाहते थे, और यही चीज नहीं होने दी, क्योंकि वो जो 11 जो सिविलियंस थे वो शुरुआत थी, वहां से वो लोग बढ़ते जाते हैं और इस तरीके से पूरे वेस्ट बैंक के विभिन्न इलाकों से हजारों फिलिस्तीनी सिविलियंस को राउंड अप करके वो इजराइल की तरफ ले जाते हैं। वहां पर जैसे सदी तमैम जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप गाजा से जो उठाए गए लोगों के लिए बनाया, जिसमें आप तो जानते हैं रेक्टम में उन्होंने मतलब सब तरीके के जितने भी आप इमेजिन कर सकते हैं, इंसान जहां तक गिर सकता है, जिस हद तक दूसरे इंसान को टॉर्चर कर सकता है, आंखें निकाल सकता है, उन दांत निकाल सकता है, जो भी करना है, जैसे एकदम जानवरों को जो ट्रीट किया जाता है उस तरह से, तो वही ये जो वेस्ट बैंक में सिविलियंस हैं उनके साथ करने की योजना इजराइल को थी। और पूरे अमेरिका के आज के बाद अमेरिका का नाम कोई नहीं लेगा इस तरह की, अमेरिका क्योंकि पूरी तरह से संलग्न है, अमेरिका इस चीज में पूरी तरीके से संलग्न है और इतना ज्यादा संलग्न है कि उसकी मर्जी से सब हो रहा है। इजराइल ने कहा है कि ये सब बात, इसीलिए देखिए जो पीस टॉक्स थी, जो होस्टेजेस के एक्सचेंज की बात थी, वो सारी बातें खत्म हो गई हैं, निगेट हो गई हैं। अब इजराइल ने यही कहा है, और एंथनी ब्लिंकन ने भी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले आया था, जब जब वो आता है तो मैसाकर होता है। और इस तरीके से वेस्ट बैंक में, लेकिन जो मैसाकर, बड़ा मैसाकर करने की प्लानिंग थी, तुम्हारे हाथ में ही नहीं आ रहे हैं वहां के सिविलियंस। जहां जहां तुम कोशिश कर रहे हो, सेटलर्स से कहा गया रमल्ला में और रमल्ला और अल खलील में कि तुम लोग निकलो और फिलिस्तीनी विलेजेस को अटैक करो, कल भी ये हुआ था। आज उल्टा फिलिस्तीनियों ने उनके विलेजेस पे अटैक कर दिया। बेत उमर में, अल खलील में कम से कम 6 सेटलर्स मारे गए हैं, ये पूरी खबर है। और उन सेटलर्स में से 2 सेटलर्स की लाश भी गायब कर दी। और आपको एक चीज और बता दें, अबू शुजा और जो 4 शहीद मारे गए, उनकी भी लाश इजरायली उठा ले गए, लाश भी उनकी नहीं थी। और तुम नहीं दो लाश, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए हैं, जिनकी लाश फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस कब्जा कर रखा है, जिनकी लाशों पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने कब्जा कर रखा है, इजराइल को नहीं चिंता है अपने सोल्जर्स की, ये बात पता है पूरी दुनिया को। लेकिन उसको जो उसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनको जिस तरीके से उनको जो मारा है यहां पर वेस्ट बैंक में, और उनकी लाश को उठाकर जिस तरीके से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ले गया है, इसने जो है आईडीएफ के अंदर एक नया खौफ पैदा कर दिया। अल फरा में भी देखिए, जो कि ट्यूबस में है, वहां पर जैसे मैंने बताया एक मस्जिद वहां पर शहीद की गई। उसके बाद वहां पर जो हुआ है कि कम से कम 2 से लेकर 300 कुछ बच्चे भी, उन लोगों ने भी हथगोले चलाए, और हथगोले ऐसे चलाए कि वो आईडीएफ के सोल्जर्स जिन लोगों ने वो मस्जिद तकसीम की थी, उसके बाद उनमें भी एक बड़ा हिस्सा वहीं पर घायल हो गया। और आपको बताएं कि हारेट्स में एक और खबर आई, क्योंकि हम डेली राउंडअप पे आते हैं। हारेट्स, अब ये क्या करें, ये इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स हो रहे हैं कि आपको उसको डिटेल में बताना, उसके एक एक पहलू को बताना, अबू शुजा के बारे में बताना। अभी तो कुछ उनको श्रद्धांजलि भी मैं नहीं दे पाया हूं। मैं बड़ा दुखी हूं सुबह से, जब से मैंने, मतलब दोपहर से जब से मैंने एक खबर पढ़ी, और इसके बारे में मैंने वहां के लोगों से कंफर्म भी किया। तो ये सारी चीजें जो हैं, देखिए आपको बताना जरूरी था कि इसके पहले कि मैं एक डेली राउंड अप टाइप की चीज पे आऊं, वो भी मैं शॉर्ट में करता हूं। देखिए आज हारेट्स में एक और खबर छपी कि जो आप तो जानते हैं टेलीग्राम के फाउंडर पावेल दुरोव को फ्रांस ने अरेस्ट कर लिया। पावेल दुरोव जो हैं, अच्छा, टेलीग्राम ही वो ऐसा जरिया है जिससे रेजिस्टेंस न्यूज नेटवर्क और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के और भी चैनल, हिजबुल्ला के भी और भी चैनल्स, वो भी अपनी बात कहते हैं, और हम तक भी बहुत सारी खबरें वहां से पहुंचती हैं, हालांकि दूसरे सोर्सेज भी हमारे हैं। तो वो जो पावेल दुरेव को जो अरेस्ट किया गया, उसके बाद जो दुबई में ऑफिस रिलोकेट हुआ था पावेल दुरेव का, वो भी वहां के लोग भी निकल गए, उसको भी सील कर दिया गया। और आपको मैंने बताया था कि पावेल दुरेव ने एक फ्रेंच सिटीजनशिप ली थी, रशियन और फ्रेंच दोनों सिटीजनशिप उनके पास थी। इसलिए ली थी क्योंकि यूक्रेन में उस समय जो रशिया ने मांगा था कि जब यूक्रेन 2014 में जब यूक्रेन में रिजीम चेंज हुआ था कि हमें डी इनक्रिप्शन इसके टूल्स दो, तो उन्होंने नहीं दिए थे। और अभी जो है, और उस समय वेस्ट के हीरो थे पावेल दुरेव,
कि वो देखिए पुतिन के खिलाफ खड़े हुए और अभी जाके उनको अरेस्ट किया, क्योंकि अभी वेस्ट मांग रहा है कि आप हमको इस तरह से डी इंक्रिप्शन टूल्स दीजिए जिससे हम अंदर घुस के जान सकें। लेकिन उसमें देखिए मतलब अंदर घुस के हम फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की खबरों को जान सकें। लेकिन दूरेव अभी तक टिके हुए हैं, उन्होंने ये नहीं दिया। अगर वो दे भी देते हैं तो उसका एक और भी तोड़ फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने निकाल लिया है। उन लोगों ने अपने बैकअप्स बना लिए हैं, उन लोगों ने कुछ ऐसे अपने इंडिपेंडेंट चैनल्स भी शुरू करने की तैयारी कर दी है। तो देखिए ऑल्टरनेटिव जो है जो ऐसा नहीं है कि ये लोग जो मन चाहे कर रहे हैं और कुछ निरीह लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। हाँ, जो यहाँ पर जो मजलूम है वो हाथ में बंदूक बहुत पहले उठा चुके हैं, हरा चुके हैं इतने बड़े दुश्मन को, और अब साइबर रेल में भी हरा रहे हैं। देखिए क्या हुआ कि पावेल दूरेव अरेस्ट होते हैं। पावेल दूरेव का बदला भी फिलिस्तीनियों ने लिया। फिलिस्तीनी और इराकी हैकर्स ने वहां पर टेलीग्राम में जो सेंसिटिव इजरायली डेटा है, क्योंकि इजराइल भी तो टेलीग्राम यूज करता है ना, बहुत सारी चीजें वो नहीं चाहता है कि हर चीज अमेरिका से शेयर करे, तो टेलीग्राम को वो भी यूज करता है और बड़े लेवल पे यूज करता है इजराइल। तो इजराइल का भी बहुत सारा सेंसिटिव डेटा टेलीग्राम पे है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा आज हैक हो गया और वो उसमें से कुछ जो वीडियोस हैं, कुछ जो इजराइल के सिक्योरिटी सीक्रेट्स हैं, वो फिलिस्तीन, ईरान, हिजबुल्ला के पास पहुंच गए और 4 जगह हिजबुल्ला ने नई जगह एक नई साइट्स पे आज हमला भी किया, क्योंकि उसको वो इंफॉर्मेशन मिली थी, हैकर्स ने उन तक पहुंचे। बताइए इस लेवल की लड़ाई हो रही और आपको कोई बता नहीं रहा है कि ये लड़ाई इस स्तर तक पहुंच गई। उसके बाद आपको बताएं कि जो हिजबुल्ला ने, जैसे मैंने बताया कि 4 नई जगह उन्होंने अटैक किया। उसके बाद यमन को भी जो सेंसिटिव डेटा मिला है उसके आधार पे उन्होंने एक हमला किया है। और दूसरी बात, एक और खबर है जो कि सुनियोन, जो ग्रीक जहाज जो यमन ने उड़ाया था और जो जल रहा था, और उसको ले जाने की जो बार बार परमिशन मांग रहे थे यूरोपियंस की, इसको हम टू अवे कर लें, तो यमन ने फाइनली परमिशन आज दे दी, लेकिन वार्निंग दी कि इस बार तुम्हारा यूरोपियन फ्रिगेट भाग गया, इसको बचा नहीं पाया सुनियन को। अगली बार जो हम पूरा जो यूएसए की का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको रशिया तक उड़ा नहीं पाया अभी तक, उस तक को उड़ाने की धमकी यमन ने दे दी। अब आप सोचिए, हमास प्लस यमन प्लस हिजबुल्लाह, कितना घातक ये कॉम्बिनेशन है। और उसमें इराक भी जुड़ गया, क्योंकि इराक ने भी आज ड्रोन से 2 इजरायली सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स पे आज मार की, और उन दोनों वो जो 2 एस्टैब्लिशमेंट्स थे उनकी खबर किसी भी तरह इराकी रेजिस्टेंस को नहीं लग सकती थी। वो इसी से जो टेलीग्राम से जो हैकिंग हुई है, उसी से वो खबर जो है इराकी रेजिस्टेंस तक वो पहुंची, और इराकी रेजिस्टेंस ने उसका इस्तेमाल किया। अवाल तुमार नाम की एक साइट है इजराइल में, वहां पर ड्रोन से इराकी रेजिस्टेंस ने वार किया है। उसके बाद और बताएं आपको, बहराइन में जो इजरायली एसेट्स हैं, क्योंकि बहराइन तो इजराइल से अपने रिश्ते नॉर्मलाइज कर लिया था जब यूएई ने किया था और मोरक्को ने भी किया था 2020 में, तो बहराइन के अंदर जो इजरायली कुछ जो एक बहुत इस तरह के जो डिप्लोमैट्स हैं, लेकिन असली में वो मोसाद एजेंट्स हैं, उनकी सच्चाई खुल गई। तो बहरेन का जो रेजिस्टेंस है, उसने वो सोशल मीडिया ऐप्स में जो अरेबिक के ऐप्स हैं वहां डाल दी, और वहां पर जब ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गई है तो उन डिप्लोमैट्स को वहां से भागना पड़ा। और वो डिप्लोमैट्स किसी बड़े मिशन के लिए आए थे। वो बेसिकली ईरान के खिलाफ बहराइन में, जब अगर जैसे ईरान इजराइल को अटैक करेगा तो उसमें जो रोल बहराइन प्ले करेगा, और जो अमेरिकन वॉरशिप्स जो लाल सागर और उधर स्पेशली मेडिटेरेनियन सी की तरफ जो अमेरिकन वॉरशिप्स आ गई हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये जो डिप्लोमैट्स जिनको बहरेन से भागना पड़ा, इनको ये बहुत बड़ा काम एक इजराइल के लिए कर रहे थे, जो कि नहीं कर पाए। वही स्थिति इजिप्ट में हुई। जो इजिप्ट का जो रेजिस्टेंस है, जिसने देखिए मोसाद के कई लोगों को मारा है पिछले दिनों, और आपको हमने उसके बारे में बताया, वहां पर भी 2 और जो मोसाद के एजेंट जो इसी काम में लगे थे कि ईरान जो अटैक करेगा उसको किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे, जो इजराइल का रिस्पॉन्स होगा, और इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इजिप्ट का सॉइल कैसे यूज करेंगे, उस काम के लिए थे। उसमें से भी कम से कम 4 इस तरह के डिप्लोमैट्स जो मोसाद के एजेंट्स थे, उनकी आइडेंटिटी खुल गई और उनको इजिप्ट छोड़ के भागना पड़ा।
तो ये देखिए एक के बाद एक डेवलपमेंट जो हो रहे हैं। इधर वेस्ट बैंक में जो अल कुद्स के पास एक और सेटलर विलेज पे फिलिस्तीनी जो सिविलियंस हैं उन्होंने आग लगा दी। ये अपने इनिशिएटिव पे हो रहा है, इसीलिए इसको एक थर्ड इंतिफादा कहा जा रहा है। तीसरा इंतिफादा ये शुरू हो गया है और तीसरा इंतिफादा में जैसे, और ये नए तरह का है क्योंकि जनता इसमें हथियारबंद है। पहली बार एक फिलिस्तीनी जनता हथियारबंद है और तीसरा इंतिफादा शुरू हो गया। सोचिए इसका जो, और आप जब 10 लाख लोग हथियारबंद हो जाएंगे तो इजरायली सेना छोटी पड़ जाएगी। इजरायली सिविलियंस की वो कुव्वत नहीं है, उसमें से कम 2 लाख से या 3 लाख तक, या कुछ लोग कुछ फिगर्स हैं 500,000 5 लाख इजरायली भाग चुके हैं, देश छोड़ के भाग गए। आईडीएफ सोल्जर्स का बड़ा हिस्सा सर्व नहीं करना चाहता है। जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूस हैं वो सर्व नहीं करना चाहते हैं आईडीएफ में। आईडीएफ की स्थिति बहुत ही अंदर से कमजोर है। वेस्ट बैंक में आप देखिएगा ये 48 घंटे लगभग होने जा रहे हैं और इसके बाद और 1-2 दिन ये लोग चलाएंगे और उसके बाद आप देखिएगा जिस तरीके से वेस्ट बैंक से इजरायली फोर्स भागेगी उसके बाद तो इनके पास कोई पत्ता भी नहीं है। क्योंकि जब ये वेस्ट बैंक में लगे हुए हैं तो उधर गाजा में लगातार मार हो रही है। गाजा में कम से कम 11 इंसिडेंसेस आज ऐसे हुए। नेत्जरिम कॉरिडोर पे फिर से इजरायली सोल्जर्स मारे गए। उसके बाद राफा में जो देर अल बला एरिया है, जो तल अल सुल्तान जो सेंट्रल गाजा में है, तल अल हवा है, इन सारी जगहों पर इजरायली सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, लगातार मारे जा रहे हैं। और उस पर जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से उनको एलिमिनेट किया जा रहा है, ताकि जब वेस्ट बैंक का जो पूरा रेजिस्टेंस है, जब वो मतलब जो वेस्ट बैंक का इन्वेजन है, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, जो वेस्ट बैंक का इन्वेजन इजराइल कर रहा है, उसके बाद जो इजरायली सोल्जर्स वहां से आएंगे, मतलब लुट पिट के आएंगे, उसके बाद वो गाजा में कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि वहां पर ऑलरेडी रेजिस्टेंस ने इस मौके का फायदा उठा के कई जगह इनिशिएटिव लेके आईडीएफ के जो आउटपोस्ट हैं उनको ध्वस्त कर दिया है और उन आउटपोस्ट की जगह अपने आउटपोस्ट बना लिए। अब आप देखिए, और ये देखिए हिजबुल्लाह ने आज जो, अच्छा हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि कहां कहां पर देर अल बला में जो अल अमौदी ब्रिगेड एक नई बनी है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की, उसने इजरायली सोल्जर्स पे वार किया। फिर नेत्जरिम कॉरिडोर में टर्किश हॉस्पिटल है, टर्किश हॉस्पिटल के पास इजरायली फोर्स पे 107 मिलीमीटर रॉकेट की मार हुई। उसके बाद यबना कैंप में जो अल असी बिल्डिंग है वहां पर हैवी कैलिबर मोर्टर शेल्स छोड़े गए। इजरायली सोल्जर्स अपनी जो पोजीशन है उसको छोड़ के भागे। उसके बाद देखिए जो एक और खबर आई कि हिब्रोन में जबकि हिब्रोन में अभी आईडीएफ उस तरह से घुसी नहीं है, हिब्रोन थोड़ा साउथ की तरफ है, और तो हिब्रोन के अंदर भी 2 जूविश सेटलमेंट्स पे आज हिब्रोन के लोगों ने अटैक किया। जेरिको के लोग भी अटैक कर सकते हैं, मतलब कभी भी कर सकते हैं। रमल्ला में जो आईडीएफ की फोर्सेस घुसी थी कि थोड़ा सा वो साउथ में पड़ता है तो वहाँ थोड़ा ब्लॉक कर देंगे हम, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के फाइटर्स को साउथ से नॉर्थ नहीं जाने देंगे। रमल्ला में भी वो कोशिश फेल हो गई, उसमें से कई रेजिस्टेंस फाइटर्स जो हैं वो नॉर्थ की तरफ चल दिए क्योंकि आईडीएफ वहाँ पर देखती रह गई, खड़ी रह गई। मतलब रमल्ला में जो हुआ, करीब 12 से 15 आईडीएफ सोल्जर्स कम से कम 4 तरफ से आ रहे थे और उनको इस तरह से डाइवर्ट किया गया कि कुछ जगह तो जो जूविश सेटलर्स थे उनको ह्यूमन शील्ड की तरह यूज किया, क्योंकि फिलिस्तीनियों को कितना ह्यूमन शील्ड बनाया, कितना उन पे अत्याचार किया है। तो जूविश सेटलर्स को ह्यूमन शील्ड बना के जो 10-15 की फोर्स जो रमल्ला में थी, ताकि रमल्ला के जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं वो नॉर्थ जा सकें, जन्नतुल करीम में मदद कर सकें, इसलिए इन फोर्सेस को मतलब इनको डाइवर्ट किया गया। और डाइवर्ट करने के बाद इनको पूरी तरह से, उसमें से कई तो गुम गई, अपनी जगह गुम गई, उनको रमल्ला वगैरह के बारे में पता नहीं था। दरअसल क्या है कि इतनी शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इजराइल के पास हो गई है कि उसको ये नहीं समझ कि मतलब जो नए सोल्जर्स वो रिक्रूट करके और 1-2 महीने की ट्रेनिंग में वो मैदान में भेज रहा है। यूक्रेन में भी ये हो रहा है, यूक्रेन में भी जिस तरह से कर्स का इन्वेजन फेल हुआ यूक्रेन का, इसी वजह से, क्योंकि यूक्रेन ने आनंद फानन सोल्जर्स को ट्रेन किया। अच्छा, वो नेटो ने भी भेजे, जर्मन सोल्जर्स भेजे, कुछ अमेरिकन इस तरह के जो
ऑन हायर, जिनको आप हायर कर सकते हैं ऐसे सोल्जर्स, वो लोग भी आए, लेकिन उनको कर्ड्स का टेरेन ही नहीं पता था। वहां पर जाके मारे गए सब। 5,000 से ऊपर, मतलब अब तो 7,000 संख्या पहुंच गई है यूक्रेन फोर्सेस की जो कर्क्स में मारे गए। आप गूगल कर लीजिए इस बारे में। उसके बाद यहां भी देखिए आप, रमल्ला में आईडीएफ के सोल्जर्स को नहीं पता, उनको पूरी टोपोग्राफी नहीं पता है कि कहां पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, कहां पर हमको मारना है। वो खो गए। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि करीब ऑलमोस्ट 100 आईडीएफ सोल्जर्स, आई मीन 15 सोल्जर्स इन 5 to 6 ग्रुप्स, दे एक्चुअली लॉस्ट देमसेल्व्स। उसके बाद जो है देखिए, जो करमाई तुजुर, जो मैं आपको बता रहा था, बेत उमर अल खलील में जो बेत उमर, जो एक करमाई तुजुर जो इजरायली सेटलमेंट, जिसमें पहले भी लड़ाइयाँ हुई हैं, कई राउंड और बड़ी घातक लड़ाइयाँ हुई हैं, वहाँ पर भी जिस तरीके से अल खलील के रेजिस्टेंस फाइटर्स ने वहाँ के सिविलियंस के साथ मिलके, और बेत उमर में तो ये हालत हो गई कि 2-3 जगह इजरायली चेक पॉइंट्स हैं और वहाँ पर इजरायली झंडे लहराते हैं। उन इजरायली झंडे को उतार के फिलिस्तीनी झंडे वहाँ पर फहरा दिए गए। और ये बड़ी बात है, फिलिस्तीनी झंडे वहाँ पर अल खलील में, क्योंकि अल खलील उस तरीके से तुलकरीम की तरह, जेनिन की तरह, नाब्लस या टूबस की तरह वो कोई लिबरेटेड एरिया नहीं है, वो इजरायली कंट्रोल में है। और वहाँ पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी, उसके जो फाइटर्स हैं उनमें से एक हिस्सा, इस बार जब अबू शुजा की जब शहादत हुई उसके बाद एक हिस्सा रेजिस्टेंस के साथ आ गया। और ये वो लोग हैं, सोचिए, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि गरीबी बहुत है पहले वहाँ पर। युवाओं में गरीबी क्या, गरीबी उस तरह की नहीं, बेरोजगारी जैसे भारत में है, गरीबी से ज़्यादा बेरोजगारी। तो बेरोजगारी जो है वो बहुत है, बहुत हाई है। और बेरोजगारी में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यानी महमूद अब्बास वाली गद्दार जो फोर्स है, वो जो पैसा देती है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस पैसे को लात मार के जो अबू शुजा को ऑनर करने के लिए फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स जो हैं खुल के वो आ गए और उन्होंने आईडीएफ के खिलाफ लड़ाई में वो हिस्सा ले रहे हैं इस समय, खासतौर पे ट्यूबस और नाब्लस में। उसके बाद देखिए, गाजा के अंदर से जो किसिफुम इजरायली सेटलमेंट है वहाँ पर रॉकेट्स फायर हुए। उसके बाद एक और जो मार्स मिलिट्री साइट, अब मार्स मिलिट्री साइट के बारे में आपको हम बताएं, और इसके साथ एक और बड़ी सनसनीखेज खबर जुड़ी है। मार्स मिलिट्री साइट माना जाता है कि इजराइल के जो न्यूक्लियर जो बंकर्स हैं, यहाँ पर उनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसकी तरफ वो लीड करती है। तो मार्स मिलिट्री साइट पे गाजा से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मारा, और फिर हिजबुल्लाह ने, अब ये हो सकता है कि टेलीग्राम का जो सेंसिटिव डेटा हैकर्स ने जो हैक किया है उसकी वजह से भी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। हिजबुल्लाह ने कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स पब्लिश की जिसमें और उन पे कोई कैप्शन नहीं दिया, उन पे कुछ नहीं लिखा, वो ऐसे ही हिजबुल्लाह ने उनको मतलब जारी कर दिया। वो जो साइट्स हैं वो इजरायलियों के पैरों के तले से जमीन निकली, क्योंकि वो न्यूक्लियर साइट्स हैं इजराइल की। और न्यूक्लियर साइट्स की अगर पिक्चर लीक हो गई है तो अब आप सोचिए कि इजराइल का क्या हाल हो रहा होगा। और आप अभी भी, लेकिन लोग कहेंगे अरे साहब उससे क्या होता है, इजरायली तो इजरायली हैं, वो न्यूक्लियर साइट अपनी शिफ्ट कर देंगे। हाँ, शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो बात है कब तक, कहाँ तक शिफ्ट करेंगे। इजराइल कोई बहुत बड़ा, कोई भारत या रशिया की तरह इतना बड़ा उसका क्षेत्रफल नहीं है। इजराइल बांग्लादेश के बराबर है, और वहाँ पर बड़ी मुश्किल, और इस तरीके से जो शिफ्टिंग करना और ये सारी चीज़ें करना संभव नहीं है। अगर एक बार आपने कर भी लिया और दोबारा लीक हो गई तो, क्योंकि इसके पीछे देखिए जो हिजबुल्लाह का जो तरीका है काम करने का, वो अपने हैकर्स तो लगाते ही है, या उसको हैकिंग के थ्रू जो चीज़ मिलती है वो मिलती ही। उसके बाद हिजबुल्लाह के एसेट्स हैं, हिजबुल्लाह हैज़ एसेट्स इनसाइड विद इन इजराइल, और उसके जो एसेट्स हैं वो इस तरीके के हैं कि वो बिल्कुल, वो जैसे ही डिस्कवर होंगे वो अपने को मार लेंगे, मतलब वो उसमें कोई, तो इसलिए उनको डिस्कवर कर पाना और उनको क्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। और वो उसमें से कई जूज हैं। तो अब जूज क्यों हैं आप कहेंगे, तो वो हिजबुल्लाह जो लेबनन है, लेबनीज जूज हैं वो। और लेबनीज जूज जब देखिए, जब लेबनन की ड्रूज कम्युनिटी जिसपे बॉम्बिंग की थी इजराइल ने और कह दिया था हिजबुल्लाह ने बॉम्बिंग की, और जिसको वहाँ की ड्रूज कम्युनिटी ने नेगेट किया, तो जो जूज भी हैं, ड्रूज एक कम्युनिटी हो गया, उनका अलग धर्म है। जूज जो लेबनन के, पुराने लेबनन के, मतलब जो 1982 के पहले का जो लेबनन था,
उसमें से बहुत सारे जूस, जब 1982 में सिविल वॉर शुरू हुई और इसराइल ने एक हिस्से पे कब्जा किया और जो क्रिश्चियन और डिफरेंट मिलिशियाज में फिर हिजबुल्लाह का उदय हुआ, पूरी लड़ाई हुई, वो एक अलग इतिहास है। तो वहां से जो जूस भागे हैं वो आके मतलब उस समय 1982 में वो इसराइल में बसे, लेकिन उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है क्योंकि जो अक्षनाजी जो यूरोपियन जूस हैं जो रूल करते हैं, जो नेतन्याहू खुद है, वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है। और इसकी वजह से मैंने आपको पहले भी बताया था, इजरायली ब्लैक पैंथर बना था खासतौर पे अफ्रीकन जो जूस हैं उनके द्वारा। और उसके बाद ये जो देखिए जो इस तरह के जो जूस हैं जो लेबनान से आके यहाँ पर इजराइल में बसे हैं, ये हिजबुल्लाह का के आंख और कान के रूप में ये ऑपरेट कर रहे हैं। ये देखिए, और उसके बाद एक मैं आपको बड़ी खबर बताऊंगा एक और, उस पर ये प्रसारण अंत करूंगा कि फिर से एक खबर आई है कि जेनिन में जिस जगह अबू शुजा को मारा गया और उनकी बॉडी उठा ले गए, उस जगह अभी अभी खबर आई है कि 6 इजरायली सोल्जर्स और मारे गए। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।